गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम, जय हिंद। जम्मो संगी संगवारी मल्ला, सीजी जॉब एजुकेशन और विमल सर की तरफ से सुप्रभात साथियों, अभी तक हमने ईवीएस में 5 यूनिट्स का जो स्टडी है ऑलरेडी कर लिया है। आप प्लेलिस्ट पर जाकर ये जो 5 यूनिट है उनका वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल हम कंप्लीट तैयारी सहायक शिक्षक की करवा रहे हैं साथियों। 100% तैयारी आपको सहायक शिक्षक की मिलेगी। यदि आप हमारी क्लासेस नियमित लेना चाहते हैं तो आपको ईवीएस की क्लासेस मिलेगी। पर्यावरण की जो क्लासेस है सुबह 9 बजे, ठीक है, अर्थात अभी जो क्लास चल रही है आपकी पर्यावरण की क्लास है, और शाम 7 बजे की क्लास आपको मिलने वाली है गणित की क्लास, ठीक है। गणित की क्लास 7 बजे आपको मिलती है और ईवीएस की जो क्लास है सुबह 9 बजे मिलती है। ईवीएस की क्लास मैं लेता हूं, अर्थात विमल सर के द्वारा ईवीएस की क्लास लिया जा रहा है, अर्थात मेरे द्वारा स्वयं लिया जा रहा है साथियों। और गणित की क्लास रितेश सर के द्वारा लिया जाता है, जो कि शाम 7 बजे की क्लासेस होती है और मेरी क्लासेस अभी 9 बजे की क्लासेस होती है। तो चलिए आज की जो सेशन, आज की जो क्लास है शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, गुड मॉर्निंग। तो चलिए साथियों, देखिए आज का जो यूनिट है इकाई 6, इकाई 6 में है परिवार। तो इस वीडियो में हम परिवार के बारे में विस्तार से स्टडी करने वाले हैं। अब हम शुरू कर, देखिए कोई भी परिवार होता है तो परिवार में क्या है, आपसी संबंध होते हैं, ठीक है। अब परिवार को जानने से पहले उनके आपसी संबंध को जानना जरूरी है। तो ये आपसी संबंध होता क्या है? संबंध सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है। संबंधों के आधार पर ही व्यक्ति समाज के आचार व्यवहार, नियम, प्रतिमानों आदि को सीखता है। देखिए कोई भी संबंध, मान लीजिए आप किसी समाज में रहते हैं, जब तक आप समाज के लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, जब तक आप समाज के लोगों से विभिन्न प्रकार के चीजों का आदान प्रदान नहीं करोगे, तब तक क्या है, अच्छा संबंध नहीं आएगा। आप स्वयं सोचिए साथियों, मान लीजिए आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, आपके पास यदि कोई आता है कुछ मांगने, ठीक है, मोहल्ले के कोई भी व्यक्ति कि थोकन रहापा देवेगा और थोड़ा खेत में काम है, मोर कोला में, मोर बारी में थोड़ा कन वो काम करा था, मैं यहाँ कुदारी देबे, टांगी देबे, है ना, कुछ भी आपके पास मांगने आता है, आप उसको देते हो। आप और उनके बीच में एक संबंध बनता है, एक आपसी संबंध बनता है। यही आपसी संबंध, ठीक है, एक परिवार को निर्मित करता है, एक समाज को निर्मित करता है, जो कि एक परिवार में भी ये संबंध पाए जाते हैं साथियों, ठीक है। अभी देखिए इस समाज की जब हम बात करें, परिवार की जब हम बात करें, तो आचार अर्थात बात करने के तरीके, हमारा व्यवहार कैसा है, वो चीजें, हमारे नियम अर्थात समाज में क्या क्या नियम है जिसको हमें प्रतिपालन करना होता है, उसको ग्रहण करना होता है, ये तमाम चीजें हम आपसी संबंध के माध्यम से ही सीखते हैं, ठीक है। इसलिए किसी भी परिवार में ये जो आपसी संबंध है उसकी भूमिका सर्वोपरि होती है साथियों। अब देखिए आखिर ये परिवार होता क्या है, जो कि हमारा यूनिट 6 का मेन जो चैप्टर है। परिवार के बारे में जाने, जिसे अंग्रेजी में फैमिली बोलते हैं, है ना। सबकी अपनी अपनी एक फैमिली होती है, किसी की फैमिली बड़ी होती है तो किसी की फैमिली छोटी होती है। किसी के घर में 4 सदस्य रहोगे, किसी के घर में 8 रहते हैं और किसी का बहुत बड़ा रहता है, 20 से भी अधिक सदस्यों का एक परिवार होता है।
तो इस तरह से साथियों सबका अपना अपना एक परिवार है। तो आखिर ये परिवार होता क्या है? तो देखिए, परिवार एक सामाजिक संस्था है। यहां से आपका क्वेश्चन बना हुआ है कई बार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऑलरेडी आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। परिवार क्या है? तो परिवार एक सामाजिक संस्था है। रट ले साथियों, परिवार क्या है? तो परिवार एक सामाजिक संस्था है। ये बात किसने कही थी? मैकाइवर एवं पेज ने परिवार के निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया। देखिए, परिवार एक सामाजिक संस्था है, इस पॉइंट को आप याद रखें। अब मैकाइवर और पेज ने इसी परिवार की विशेषता बताई है। क्या क्या विशेषता है आप स्वयं बिंदुओं के आधार पर समझें। देखिए, परिवार में क्या क्या चीजें होती है। एक तो होता है विवाह संबंध, पहला है ना, अर्थात जब परिवार होता है तो दो लोगों के बीच जो विवाह हुआ रहता है, पति और पत्नी जिसे बोलते हैं, पति पत्नी, तो उसी परिवार का हिस्सा होता है, उसी परिवार में रहते हैं। इसलिए क्या है, परिवार में विवाह का संबंध होता है, विवाह के बाद एक संबंध है जो कि वहां रहता है। विवाह का एक स्वरूप होता है परिवार, अर्थात जब विवाह होता है तभी वो एक परिवार का निर्माण करता है, परिवार में रहना स्टार्ट करता है, एक नए परिवार का निर्माण हो जाता है। वंश नाम की व्यवस्था भी परिवार में आपको देखने को मिलती है। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था अर्थात अमीरी गरीबी की जो व्यवस्था है वो भी आपको एक परिवार में परिलक्षित होती है, परिवार में देखने को मिलती है। सामान्य निवास, देखिए परिवार में एक निवास स्थान होता है जहां पर आपका परिवार के जो सदस्य है वे रहते हैं। तो इस तरह से क्या है साथियों, परिवार की अपनी भी एक अलग विशेषता होती है। अब देखिए परिवार के प्रकार, आखिर ये परिवार कितने प्रकार के हैं। तो परिवार के हम प्रकार की बात करें तो परिवार को दो भागों में या दो प्रकार का हम बोल सकते हैं। ये जो प्रकार है साथियों, भारतीय संस्कृति के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, भारत की, हम भारत के निवासी हैं, हिंदुस्तान के निवासी हैं, हम भारत का अध्ययन करते हैं। तो भारत में दो तरह के परिवार आपको परिलक्षित होता है, ठीक है। एक तो होता है साथियों एकल परिवार और दूसरा होता है संयुक्त परिवार। अब इन दो परिवारों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करें तो हमारा सबसे शुरू में आता है एकल परिवार। ये एकल परिवार होता क्या है? तो देखिए, एक पुरुष, एक स्त्री एवं उनके आश्रित बच्चों को मिलाकर एकल परिवार की रचना होती है। एकल परिवार से जुड़ा प्रश्न आ चुका है, आपका शिक्षक भर्ती में भी आएगा। तो देखिए साथियों, एक स्त्री एक पुरुष है ना, अर्थात पति पत्नी होंगे और उसके अविवाहित बच्चे ही इस एकल परिवार का हिस्सा है। जब एकल परिवार की बात होती है तो आपको मिलेंगे, देखिए पति पत्नी, ठीक है, पति पत्नी और अविवाहित बच्चे, अविवाहित जो बच्चे हैं यही मिलकर एकल परिवार का निर्माण करता है। एक बार और बोलूं, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे ही एकल परिवार के उदाहरण हैं, एकल परिवार की रचना करते हैं। एकल परिवार सबसे प्रचलित और छोटा स्वरूप होता है। देखिए, एकल परिवार आजकल अर्थात वर्तमान में सभी एकल परिवार को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, छोटे परिवार को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन हमेशा संयुक्त परिवार में ही आपको वो खुशी मिलेगी, वो संस्कार मिलेगा, हर चीज में यदि आपकी वृद्धि होगी तो वो संयुक्त परिवार में होती है, ठीक है। तो एकल परिवार की विशेषता क्या है? इसमें इस पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। अभी इनकी विशेषताओं पर आए साथियों एकल परिवार की, तो देखिए इनका आकार छोटा होता है, अर्थात कम सदस्य होंगे, पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे होंगे। अभी मैंने बताया पति पत्नी और उनके जो
अविवाहित बच्चे परिवार का निर्माण करता है। विवाह का एक स्वरूप होता है छोटा परिवार या एकल परिवार, विवाह का ही एक स्वरूप है, चाहे वह जैसा भी हो। वंश नाम की भी व्यवस्था होती है। देखिए, मान लीजिए पति पत्नी यदि जैसे देवांगन है, ठीक है, ये जाति है उनकी, देवांगन है, तो उनके जो बेटा है वो भी देवांगन होगा, है ना। ये क्या है, वंश जो नाम है उनकी भी व्यवस्था परिवार में होती है, एकल परिवार में होती है। उनका एक सामान्य निवास स्थान होता है, अर्थात एक ऐसी जगह जहां वो लोग रहते हैं वो निवास स्थान कहलाता है। तो इस तरह से एकल परिवार की विशेषताएं भी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बिंदु आपको याद रखना है, पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे ही एकल परिवार के अंतर्गत आता है। अब एकल जो परिवार है साथियों, उनके भी दो स्वरूप हैं, ठीक है। और इन दोनों स्वरूपों का जो वर्णन है मर्डॉक ने किया था। याद रखेंगे, एकल परिवार के दो स्वरूप का वर्णन मर्डॉक ने किया था। तो अब ये दो स्वरूप क्या क्या है, तो पहला आता है इसमें जन्म मूलक परिवार और दूसरा प्रजनन मूलक परिवार, ठीक है। ये दो चीजें हैं, आप याद रखें, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम इसमें आते हैं साथियों, संयुक्त परिवार क्या होता है। तो देखिए, ऐसे परिवार जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के जो सदस्य एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही भवन में रहते हैं, संयुक्त परिवार के अंतर्गत आता है। ऐसे परिवार जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य जब एक साथ रहें, एक घर में एक छत के नीचे जब रहते हैं साथियों, तो वह संयुक्त परिवार के अंतर्गत आता है। आप समझ गए, एक बार और सुनिए। जब 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं, वह क्या है, संयुक्त परिवार में आता है। अब संयुक्त परिवार भारतीय समाज की विशेषता है, ठीक है। भारत में आपको संयुक्त परिवार देखने को मिलता है। देखिए, मैक्स मुलर ने इसकी क्या जो विचारधारा बताया है, तो संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है। इसके इस श्लोक को, इस पंक्ति को आप याद रखें, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। मैक्स मुलर ने कहा है कि संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है, अर्थात प्राचीन समय में सबसे ज्यादा हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। संयुक्त परिवार ही आपको देखने को मिलता था। अब संयुक्त परिवार की विशेषता क्या है, तो इसमें देखिए 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य होते हैं इस परिवार में, ठीक है। एक तो माता पिता होंगे, माता पिता के अलावा उनके जैसे 2 बेटे हैं, तो दोनों बेटों की शादी वो भी एक साथ, 3 बेटे हैं वो भी एक साथ। इस तरीके से 3 पीढ़ी के जो सदस्य है इसमें आपको देखने को मिलता है। यही संयुक्त परिवार का एक उदाहरण है, जो कि भारत की आदि परंपरा है। इसके अगला जो विशेषता है, इसका सामान्य निवास, अर्थात इसका निवास स्थान सामान्य होता है। सम्मिलित संपत्ति इसकी अगली विशेषता है, अर्थात देखिए, जहां पर 3 या 3 पीढ़ी के अधिक सदस्य रह रहे हैं, वहां की जो संपत्ति है क्या है, सम्मिलित होती है साथियों। जहां एकल परिवार में एक कमाने वाले हैं, लेकिन यहां संयुक्त परिवार में सबकी जो इनकम है एक साथ जब होती है तो उनकी संपत्ति भी बढ़ती है, ठीक है। इसलिए क्या है, संयुक्त परिवार भारत की एक संस्कृति है, एक परंपरा है, एक सभ्यता है। अगली बिंदु है सहयोगी व्यवस्था। देखिए, जब परिवार संयुक्त होती है तो सहयोग की भावना होती है, एक दूसरे के मदद करने का जो गुण है आपको संयुक्त परिवार में देखने को मिलता है। अगली बिंदु है बड़ा आकार। देखिए, संयुक्त परिवार जहां होंगे, जाहिर सी बात है साथियों कि जहां 3 पीढ़ी के सदस्य एक साथ रह रहे हैं, वहां
परिवार में सदस्यों की संख्या भी अधिक होगी, है ना। कर्ता का सर्वोच्च स्थान, जो घर की मुखिया होते हैं उनका जो स्थान है सर्वोच्च होता है, उनकी फैसला ही अहम होती है संयुक्त परिवार में, ठीक है। इसलिए कर्ता का भी संयुक्त स्थान जो है संयुक्त परिवार में होती है। तो इस तरह से ये तो रहा साथियों संयुक्त परिवार की विशेषता। अब हम बात करें संयुक्त परिवार को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे हमने एकल परिवार की बात किया, एकल परिवार को भी दो भागों में बांटा गया था, वैसे ही आपका संयुक्त परिवार को भी दो भागों में बांटा जा सकता है। वो क्या क्या है साथियों? तो एक तो आपका निकल कर आता है पितृसत्तात्मक और दूसरा मातृसत्तात्मक। इसको मैं बेसिक चीजें थोड़ा सा मैं बता देता हूं, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए पितृसत्तात्मक क्या है? ऐसे परिवार जहां की मुखिया पिता हो, ठीक है, वह पितृसत्तात्मक परिवार होता है। और ऐसे परिवार जहां की मुखिया माता हो, वह मातृसत्तात्मक परिवार होता है। ये दोनों परिवार भारतीय संस्कृति से ही जुड़ा हुआ है, आदि परंपरा का ही उदाहरण है। आप इसको कतई गलत ना माने साथियों कि पितृसत्तात्मक तो ठीक है, लेकिन कई लोग क्या है, देखिए मातृसत्तात्मक जो परिवार है उनको खराब मानते हैं। कई लोगों को आप सोच देखेंगे साथियों कि ओकर घर के डौकी सियानी नेगा, ऐसे करके सुनने में आता है, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए सबका समान अधिकार है, सब समान है, ठीक है। जरूरी नहीं कि केवल पिता की ही सत्ता उस परिवार में हो, पिता ही उस परिवार के मुखिया हो। भाई आज के समय में सरपंच केवल पुरुष बनते हैं क्या? महिला भी सरपंच बन रहे हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल सब महिला बन रहे हैं। भाई वो भी तो प्रधान है ना। जब देश हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं अगर कोई महिला, तो क्या वो महिला नहीं बन सकती? वो भी तो वहां की प्रधान है। हमारे जैसे देश की बात करें या हमारे मान लीजिए हमारे राज्य में कोई महिला मुख्यमंत्री रहती, तो भाई मुख्यमंत्री है, महिला है, तो हमारे हमारा राज्य एक परिवार की तरह है और उस परिवार के मुखिया हमारे मुख्यमंत्री हुए। तो बिल्कुल आप अगर ऐसी मानसिकता आप में भी है साथियों तो बिल्कुल आप हटा दें, क्योंकि ये दोनों विशेषताएं हैं जिसमें पिता की भी सत्ता हो सकती है और मां की भी सत्ता हो सकती है, ठीक है। अब आते हैं सामाजिक बुराइयां। यहां से भी आपका प्रश्न, ये जो यूनिट मैं बता रहा हूं साथियों, इस यूनिट से आपका बहुत क्वेश्चन आता है। आप इस यूनिट को बिल्कुल विस्तार से पढ़ें, गहन अध्ययन करें। तो चलिए सामाजिक बुराई के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले हम जाने कि क्या क्या सामाजिक बुराइयां हैं, उसके पहले हमें इसको समझना होगा कि आखिर सामाजिक बुराइयां होती क्या है। तो देखिए समाज में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनकी भूमिका समाज के लिए विघटनकारी होता है, वो सामाजिक बुराइयों के अंतर्गत आता है। देखिए साथियों एक चीज मैं आपको बता दूं, समाज में ऐसे ही रूढ़िवादी जो परंपरा है वही एक तरीके से आगे चलकर सामाजिक बुराइयां भी बन सकती है। पहले तो वो एक परंपरा के रूप में जन्म लेता है, लेकिन वह समाज पर बुरा प्रभाव डालने लगता है आगे चल के। इसलिए साथियों आप एक नवयुवक है, नव युवतियां हैं, नौजवान हैं, आप भी एक शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप जरूर समाज में ऐसे जो कहना चाहिए रूढ़िवादी परंपराएं हैं जो कि समाज के लिए अहित हैं, आप उनका हमेशा विरोध करें। जो आपके समाज को ऊंचाइयों की ओर ले जाने के बजाय आपके समाज को नीचे गिरा रहा है, ऐसे यदि परंपरा आपके समाज में विद्यमान है तो आप उस परंपराओं को तोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आप कर सकते हैं, आप शिक्षित हैं, आप नवयुवक हैं। तो साथियों देखिए जो कहना चाहिए ऐसे बाह्य तत्व जो कि समाज के लिए हानिकारक हो, विघटनकारी हो, वही सामाजिक बुराई है। और अनेकों सामाजिक बुराइयां हैं। अब हम इनमें अलग अलग बात करें तो देखिए एक तो आता है बाल विवाह,
दूसरा आता है दहेज प्रथा, तीसरा आता है बाल श्रम, चौथा आता है चोरी, पांचवा आता है दुर्व्यसन और छठवां आता है नशाखोरी और सातवां आता है आपका धूम्रपान। अब इन्हीं 7 बिंदुओं पर चर्चा हम विस्तार से करने वाले हैं साथियों। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहें साथियों। तो सबसे पहले हम बात करें बाल विवाह की कि आखिर ये बाल विवाह होता क्या है। तो देखिए, वयस्क होने से पूर्व स्त्री या पुरुष का जब विवाह कर दिया जाता है तो वही बाल विवाह कहलाता है। आप सभी साथी जान रहे हैं, शादी के लिए लड़का और लड़की की उम्र सीमा को भी आप जानते हैं, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, आप सभी जान रहे हैं साथियों। तो जिस उम्र में उनकी विवाह करना चाहिए उनसे कम उम्र में, अर्थात बालपन की अवस्था में ही, बचपन की अवस्था में ही जब बालक बालिकाओं की शादी कर दी जाए तो वही बाल विवाह के अंतर्गत आता है, जो कि भारत में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। दुनिया का 40% बाल विवाह सिर्फ भारत में होता है साथियों। यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार 40% बाल विवाह हमारे भारत देश में ही होता है। उसमें भी जितने, अर्थात ये जो 40% बाल विवाह हमारे देश में हो रहा है, इस 40% का 82% बाल विवाह तो अकेले राजस्थान जो राज्य है वहां पर होता है। बिल्कुल छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी विवाह कर दी जाती है। वयस्क आने से पूर्व उनकी जो उम्र सीमा से पहले ही उनका विवाह कर दिया जाता है। 82% सबसे ज्यादा राजस्थान में बाल विवाह के केस आपको देखने को मिलता है। अब जब बाल विवाह होता है तो कौन कौन से कारण, बाल विवाह करने के अनेकों कारण हो सकता है। एक तो गरीब रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों का विवाह करेंगे तो ज्यादा पैसा कौड़ी का खर्च नहीं आता, जैसे ज्यादा रुपया पैसा नहीं लगता तो विवाह कर देंगे बोलते हैं और कर देते हैं नानकुन की उम्र में, है ना, लइकश की उम्र में कर देते हैं शादी जी, आप सभी जान रहे हो। अशिक्षा, लोग शिक्षित नहीं है, उनको पता नहीं है कि लड़के की आयु सीमा कितनी है, लड़कियों की आयु सीमा कितनी है, और उनको कुछ अमका ढमका कुछ पता नहीं है। और छोटे से ये होता क्या है, माता पिता भी अशिक्षित होते हैं साथियों, ठीक है, माता पिता भी अशिक्षित होते हैं, वही अपने बेटे बेटियों की शादी करते हैं। कई लोग क्या है, थोड़ा सा बुर्बक किस्म के इंसान होता है, थोड़ा अजीब टाइप के इंसान होते हैं। उनको समझना चाहिए कि छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में अपने बेटे बेटियों को अच्छी शिक्षा देनी है, जिस उम्र में वे कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उस उम्र में आप उसे पति पत्नी बना रहे हो, ये तो गलत है ना भाई। लिंग भेद भी आजकल देखने को मिल रहा है। लड़का और लड़की में जो भेदभाव है यह भी बहुत बड़ा कारण है कि जल्दी विवाह कर दिया जा रहा है। जागरूकता की भी कमी है, लोग जागरूक नहीं है, क्या क्या उनसे नुकसान हो सकता है इनके प्रति उनको कुछ समझ नहीं है, यह भी एक बड़ा वजह बनता है। इसके अलावा धार्मिक प्रथाएं भी है, कई धर्म में, कई समाज में ऐसे भी होता है साथियों कि जल्दी शादी करना उस समाज की परंपरा होती है। यही मैंने अभी आपसे कहा, रूढ़िवादी परंपरा की मैंने बात की साथियों, उसको भी तोड़ना है। तो ऐसी भी एक परंपरा होती है, उनको भी आपको तोड़ना है और ऐसे विवाह को आपको रोकना है। तो ये तो रहा कारण बाल विवाह की। अब इसका निवारण कैसे किया जाए, तो देखिए, बाल विवाह को रोकने के लिए अनेक प्रयास नेशनल लेवल पर किए जाते हैं। जैसे बाल विवाह निवारण कानून 1978 में लाया गया। इसको अब याद रखें। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष रखा गया है। इसी में एक चीज याद रखें आप, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ये जो सन आपको दिया गया है वर्ष, तो बाल विवाह निवारण कानून 1978 में लाया गया, याद रखेंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में लाया गया, पूछा गया प्रश्न है साथियों। नेशनल प्लान फॉर चिल्ड्रन 2005 में लाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन
बनेगा तो बिल्कुल आप याद रखें साथियों, यहां से आपका क्वेश्चन 100% बन चुका है, बनेगा नहीं, बन चुका है। और फिर भी हर बार क्वेश्चन यहां से आपका बनता है। तो ये तो रहा बाल विवाह सॉरी। अब दूसरा आता है इसमें दहेज प्रथा क्या है। यह भी एक सामाजिक बुराई है। विवाह के अवसर पर वधु पक्ष द्वारा वर को दिया जाने वाला उपहार ही दहेज कहलाता है। देखिए, लड़की पक्ष द्वारा जो लड़का पक्ष को उपहार के रूप में, भेंट के रूप में जो देते हैं वही दहेज है। लंबे समय से भारतीय समाज में यही परंपरा चल रही है। कारण क्या हो सकते हैं दहेज प्रथा बढ़ने के। तो देखिए, गरीबी, एक तो गरीब होना, लड़के पक्ष जैसे गरीब है, ठीक है, वो मांग करता है कि मुझे 5 लाख रुपया चाहिए, 10 लाख रुपया चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है ना। गरीबी उसको करवा देती है। अतीत में महिलाओं की निम्न से, देखिए कभी कभी एक चीजें और होती है। मान लीजिए कई घर की जो को बेटियां क्या है, उनकी जल्दी शादी नहीं लग रही होती है, तो क्या है, मोर बेटी के तो रिश्ता लग जाए रहे, भले कतको मांगे दहेज में देव तैयार है, ऐसे भी एक मन में धारणा आती है ना साथियों। तो ये भी एक सोच है जो कि क्या करता है, दहेज प्रथा को बढ़ावा देता है। लिंग अनुपात में भी असंतुलन। अभी देखिए, लिंग अनुपात 1000 के पीछे 1000 स्त्रियां नहीं है, 1000 पुरुष में 1000 स्त्रियां नहीं है। ये लिंग अनुपात भी सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण दहेज प्रथा जन्म लेती है। लोगों की रूढ़िवादी मानसिकता, अब लोगों की सोच भी पुरानी है, रूढ़िवादी है। यही सोच भी क्या करता है, दहेज प्रथा को बढ़ावा देता है। अब दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं दहेज प्रथा के। स्त्री पुरुष के सम्मान में कमी। देखिए, जहां मान लीजिए आप एक बेटी के पिता हो, ठीक है, और लड़का के पक्ष द्वारा आपसे क्या लिया जा रहा है, दहेज लिया जा रहा है, तो कभी भी आप अपने दामाद को उस नजरिए से जिंदगी भर नहीं देख पाओगे साथियों। ये सबके साथ होता है भाई। जिस दामाद ने आपसे 20 लाख रुपया लिया है, 10 लाख रुपया लिया है, कभी भी आपके नजर में वो दामाद अच्छा दामाद नहीं है। भले ही आप दिखावे के लिए वो आपके घर आएगा तो आप उनका सम्मान करोगे, लेकिन आप कभी भी उनको दिल से नहीं अपना सकते जो आपसे दहेज लिया हो। वो तो आपकी बेटी को खरीदा है, तो भाई आप कैसे उनको उस नजरिए से अपना पाओगे। इस सब के साथ होती है, अर्थात उनके सम्मान में भी कमी आती है। इसलिए साथियों, जिंदगी में कभी दहेज ना लेना। लड़कियों का अविवाहित रह जाना। देखिए, कई समाज में ऐसे भी होता है कि जिस घर में मान लीजिए कोई गरीब घर में लड़कियां साथ हो जाती हैं पैदा, जब उनकी शादी का वक्त आता है तो उनके पास उनकी जो आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वे दहेज इकट्ठा कर पाए। यही वजह है कि बहुत सारी जो लड़कियां हैं जीवन भर अविवाहित रह जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं है कि वो दहेज दे सके। अगला बिंदु है बेमेल विवाह को बढ़ावा। देखिए, बेमेल विवाह को भी बढ़ावा देना सबसे बड़ा एक दुष्परिणाम भी होता है। भ्रूण हत्या, बचपन, देखिए भ्रूण में ही कहना चाहिए, एक मां के गर्भ में ही जब भ्रूण की हत्या कर दी जाती है तो ये भी आपका बहुत बड़ा जो कि दहेज प्रथा का उदाहरण है साथियों। इसको भी आपको रोकना है, कतई आप भ्रूण हत्या न करें। लड़का और लड़की एक समान है और एक समान मान के चलें। ऋणग्रस्तता, देखिए बहुत ज्यादा उधारी हो जाना भी एक सबसे बड़ा कारण है आपका दहेज प्रथा का। भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा कारण बनता है। गरीबी तो सबसे बड़ा कारण है साथियों। आप गरीब हैं इसलिए आप पैसे की मांग कर रहे हो बहुपक्ष से, ठीक है। कई जगह तो दहेज के नाम से उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है, शारीरिक उनको प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक उनको प्रताड़ित किया जाता है। इस तरीके से क्या है, दहेज प्रथा के जो दुष्परिणाम है आपको देखने को मिलता है। अब इसका निवारण कैसे हो, तो देखिए दहेज प्रथा पर
अंकुश लगाने के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें 2 अधिनियम भी शासन द्वारा बनाया गया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आपका बना है। जितने भी मैं अधिनियम बता रहा हूं उनके सन को आप याद रखें, यहां से ही आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। साथियों, आपने टेट का एग्जाम दिया है, यदि आपको याद होगा तो आप मिला भी सकते हैं कि आपका क्वेश्चन बना हुआ है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, आप इसको याद करें। तीसरा बिंदु जो निकल कर आती है बाल श्रम। अब बाल श्रम होता क्या है? बाल श्रम समूचे विश्व में पाए जाने वाली समस्या है, सभी जगह आपको देखने को मिलेगी साथियों, लेकिन भारत में इसका स्वरूप अलग है। भारत में लगभग 5 करोड़ से अधिक बाल श्रमिक। देखिए, भारत में जो भी जनसंख्या है उसमें 5 करोड़ तो छोटे छोटे बच्चे ही हैं जो बाल श्रमिक हैं, जिनको काम करवाया जा रहा है। आप बड़े बड़े सिटीज में जाएंगे, जो होटल है वहां पर छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, कप प्लेट धो रहे होते हैं और कुछ काम करते आपको मिल जाएंगे। अर्थात इसकी हम परिभाषाओं पर आए साथियों, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को जब काम में लिया जाता है तो वही बाल श्रम के अंतर्गत आता है। याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को काम करवाना बाल श्रम के अंतर्गत आता है और इनके अनेकों कारण भी हो सकते हैं। एक चीज और याद रखना, यदि माता पिता अपने खेत में सामान्य काम करवा रहे हैं, घर में काम करवा रहे हैं, तो वो बाल श्रम में नहीं आता। बाहर यदि वो काम करवाता है कहीं कोई भी, तो वो बाल श्रम के अंतर्गत आता है। अब इनके जो कारण है तो देखिए, गरीब होना, किसी भी परिवार का गरीब होना बाल श्रम को बढ़ावा देता है। मान लीजिए मेरे परिवार गरीब है तो मुझे कम उम्र में ही पैसे कमाने की मूलभूत आवश्यकता पूरा करने, रोटी के लिए मुझे कम उम्र में ही कमाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। तो गरीबी भी सबसे बड़ा कारण है जो कि बाल श्रम को बढ़ावा देता है। जनसंख्या अधिक है साथियों, तो भाई एक परिवार में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कमाने वाले एक है, तो छोटे छोटे बच्चों को भी कमाने के लिए निकलना पड़ता है, क्योंकि रोटी जरूरी है साथियों, है ना। तो ये भी क्या है, बाल श्रम को बढ़ावा देता है। आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन, अति गरीब होना भी बाल श्रम को बढ़ावा देता है। अशिक्षित होना, अज्ञान होना, पढ़ा लिखा कम होना भी बाल श्रम को बढ़ावा देता है। ऋणग्रस्तता अर्थात बहुत ज्यादा कर्ज हो जाना, उधारी हो जाना भी बाल श्रम को बढ़ाता है। और इस महंगाई के जमाने में कमाने वाले यदि एक है, खाने वाले यदि 10 हैं साथियों, तो महंगाई की वजह से आपको खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। यह भी एक सबसे बड़ी वजह है कि छोटे छोटे बच्चों को भी घर से काम से निकलना पड़ जाता है। तो बड़ी महंगाई जो बढ़ रही है, सबसे बड़ी वजह वो भी है। अब इसके क्या दुष्परिणाम हो सकता है महंगाई के, तो देखिए, शिक्षा के अभाव में महंगाई बढ़ती है। शिक्षा के अभाव में ही आपका जो बाल श्रम है वो बढ़ रहा है साथियों, ठीक है। गलत विसंगति, संगति गलत हो रही है। मान लीजिए छोटे से, आजकल आपको हर गांव में देखने को मिलेंगे छोटे छोटे बच्चे काम करने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी संगति गलत लोगों से हो गई है। बचपन की उम्र में ही वो क्या है, नशे के शिकार हो गए हैं। अब उनको अपनी जरूरतें पूरी करनी है। अब जब उनकी जरूरतें बढ़ गई है, नशे की आदी हो गए हैं, तो अपने नशे को पूरी करने के लिए उनको बचपन में ही काम करना पड़ता है। भाई घर से तो मांग नहीं सकते कि दे मोला गुराखुर करना है, दे मोला सिगरेट पीना है, मोला बीड़ी पीना है, मोला दारू पीना है। तो उसके लिए तो काम करना पड़ेगा। छोटी सी उम्र में उसको वो आदत लग गई है, तो ये भी क्या करता है साथियों, दुष्परिणाम को बढ़ावा देता है। अब दुर्व्यसन, मैंने कहा गलत संगति, ठीक है। अब इसका निवारण कैसे हो, तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में नौकरी में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। अनुच्छेद 24 में ये स्पष्ट है, संविधान के जो अनुच्छेद 24 है उसके आधार पर 14 वर्ष से कम उम्र के जो बालक है उसको किसी भी कारखाने में, किसी भी खदान में नौकरी में नहीं रखा जा सकता।
यह क्या है, बाल श्रम निषेध अधिनियम के अंतर्गत आता है। अब ये दो अधिनियम यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है, इसको भी आप याद रखें। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम दिवस 12 जून को मनाया जाता है। यहां से भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम विरोध दिवस याद रखें, अंतरराष्ट्रीय बाल श्रम विरोध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। चौथा बिंदु जो निकल कर आ रही है साथियों, वो है चोरी। ठीक है, यह भी एक सामाजिक बुराई है, चोरी। अब चोरी होता क्या है, किसी व्यक्ति की कोई वस्तु को उसकी सम्मति के बिना बेईमानी के आशय से ले जाना चोरी है। देखिए, कोई भी वस्तु किसी के घर से आप ला रहे हो, यदि आप पूछ के लाते हो वो चोरी नहीं है, लेकिन आप उनकी बिना परमिशन के, बिना इजाजत के यदि कोई भी सामान उठाकर ले आते हो तो वही चोरी है साथियों। आप याद रखें, आप छोटे से बालक को भी हमेशा समझाएं कि चोरी होती क्या है। आप यदि रात को चुपके से किसी के घर धावा बोल देंगे तो सिर्फ वही चोरी नहीं है। बिना किसी की सहमति से, बिना पूछे कोई भी चीज आप उठा लेंगे वो चोरी है। इसलिए आप अपने बालकों को, बालिकाओं को हमेशा ऐसे संस्कार दीजिए कि कोई भी चीज वो छुए मत, अगर वो छुए तो बिना पूछे न ले जाए, वरना वो भी एक सामाजिक बुराई है साथियों, चोरी। अब चोरी के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, एक तो है गरीबी। बहुत ज्यादा गरीब हैं, गरीबी की वजह से क्या है, उनको खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाता, जिसके वजह से उन्हें ये रास्ता अपनाना पड़ जाता है। बेरोजगारी भी सबसे बड़ी समस्या है साथियों, अर्थात लोग बेरोजगार हैं, उनको काम नहीं मिल पा रहा, वो परेशान है कि क्या करना है। यही वजह है कि उनका नियत डोल जाता है। नशे की लत होती है, बहुत ज्यादा नशे की आदी हो जाते हैं, उनको पैसे चाहिए नशे के सामान खरीदने के लिए। तो इसके भी एक मेन वजह कारण ये भी है जिसकी वजह से चोरी करते हैं। ठीक है, शीघ्र धनवान बनने की भी लोगों की चाहत होती है, बहुत जल्दी बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, तो ये भी चोरी को बढ़ावा देता है। अब इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसको आप गौर करें। तो चोरी से पीड़ित को आर्थिक क्षति हो सकती है। यदि आप चोरी करते पकड़े गए, आप जेल का, आप सलाखों के पीछे जा सकते हैं, आपको आर्थिक भी नुकसान हो सकता है। समाज में सुरक्षा की भावना का ठेस, असुरक्षा की भावना आ जाएगी। ठीक है, समाज में आपका समाज असुरक्षित हो जाएगा, कुछ भी होगा लोग आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। आपके किसी बेटे ने, मान लीजिए उस समाज में, उस मोहल्ले में आपके बेटे ने एक बार चोरी कर लिया, तो अगर कभी भी चोरी होगा साथियों, तो आपके बेटे को वो पहले पूछेंगे, उन वही तो चुराए हो ही, काबो वही ओकरे घर के है चोरी। ऐसे होता है। चोरी करने वाला हमेशा डर में जीता है साथियों। देखिए, चोरी कर रहे हो आप, हमेशा डर में जियोगे। यदि आप घूस भी लेते हो, भ्रष्टाचार हो, आप डर में जियोगे। आज रात को सो रहे हैं, आपको पता नहीं होगा कि कल आपके साथ क्या हो सकता है। यदि आप गलत कर रहे हो तो आप आज रात तो सोओगे, लेकिन चिंता के साथ सोओगे, क्योंकि आपने ईमानदारी से नहीं कमाई है, आपकी कमाई बेईमानी से है। आप चैन की नींद नहीं सो सकते। आपके साथ कल क्या हो सकता है वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप हमेशा भय में रहोगे। चोरी की प्रवृत्ति परंपरागत रूप से भी पीढ़ी दर पीढ़ी उतरता है साथियों। देखिए, आप देखेंगे पिता चोर था, उनका बेटा भी चोर निकला, अब उसका बेटा भी चोर है। इस तरीके से क्या है, एक अनुवांशिकता की तरह कई परिवार में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पिता जेल गया, अब उनके कई बेटे हैं, अब वो भी जेल जा रहे हैं, कुछ न कुछ कारण उनकी भी है जेल जाने की। इस तरीके से उनमें गलत आदतें विद्यमान रहती है। ये क्या संस्कारों पर भी डिपेंड करता है साथियों। इसलिए अपने बालकों को अच्छे संस्कार जरूर दें। अब चोरी के निवारण क्या है, चोर को कानूनन दंड दे सकते हैं। अनियमतः कानून की, आप कानून के हित में रहकर, कानून के साथ रहकर आप उसको कानूनन दंड भी दे सकते हैं। कारावासित चोरों को रोजगार मूलक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। देखिए, जो चोरी की सजा काटने जेल गया है, अब उसको रोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जा सकता है, ताकि वो जेल से छूटे तो अपना रोजगार स्थापित कर सके, अपना कोई धंधा पानी जमा सके। बाल चोरों को
देखिए, यदि कोई छोटा सा बालक चोरी करते हुए पकड़ाया गया है तो उनको बाल सुधार गृह में भेजा जा सकता है और उनका सुधार भी करवाया जा सकता है, उनकी मानसिकता को भी बदला जा सकता है। अगला जो बिंदु निकल कर आती है आपका सामाजिक बुराई में दुर्व्यसन। अब दुर्व्यसन सुनने में भले ही अच्छा लगता होगा, लेकिन ये है क्या चीज? तो देखिए साथियों, वर्तमान में दुर्व्यसन सभी सामाजिक बुराइयों में से सर्वोपरि है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर को कार्य करते रहने के लिए नशीले पदार्थों के निरंतर सेवन की आवश्यकता पड़ती है। दुर्व्यसन अर्थात लत कह सकते हैं। जैसे हमें नशा की लत है, ठीक है, यदि आप उसको नशा नहीं दोगे, नशे की कोई भी सामान नहीं दोगे, तो वो फ्रेश महसूस नहीं करेगा, वो तड़पते रहता है नशे के अभाव में, क्योंकि वो नशे के आदी हो गए हैं। तो यही क्या है, दुर्व्यसन के अंतर्गत आता है। मतलब नशे के शिकार, नशे के आदी हो जाना, नशा के बिना आप रह ना पाना। एक चीजें मैंने देखा है साथियों, मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, जो शराब पीते हैं। मैंने उनको देखा है, वो बोलते हैं कि जिस दिन मैं दारू नहीं पीता तो मेरे हाथ पैर कांपने लगता है, फड़फड़ाने लगता है, क्योंकि वो नशे से ग्रसित हो चुके हैं, वे दुर्व्यसन के शिकार हो चुके हैं। तो यही आपके साथ होता है, आप देखेंगे। इसके बिना वह रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो आदी हो गए हैं, उनका शरीर ठीक से काम ही नहीं कर पाता बिना नशा लिए, बिना जो नशा है उनके मध्य, उनके जो सेवन के बिना वह ठीक से काम भी नहीं कर पाता, ठीक से चल भी नहीं पाता, उनके हाथ पैर कांपने लगता है। यही दुर्व्यसन के अंतर्गत आता है। इसमें नशाखोरी और धूम्रपान दोनों को शामिल किया जाता है। अब देखिए, नशाखोरी, ड्रग एडिक्शन। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी नशीले पदार्थ या मादक पदार्थों का आदी हो जाता है, सेवन करने लगता है, तो वही नशाखोरी है। इसे मादक शक्ति भी कहते हैं। देश पे 90% जो युवा पीढ़ी है नशे के शिकार हो गए हैं साथियों। 90% युवा पीढ़ी नशे के शिकार हैं, जिसमें शराब पीना, हेरोइन का नशा करना और अन्य मादक पदार्थों का नशा करना इसके अंतर्गत आता है। अब इनके कारण भी अनेक है नशाखोरी के। एक तो मानसिक विकार उत्पन्न होता है, शारीरिक मानसिक रोगों का उपचार। कई लोग बोलते हैं अति ठूस ठूस परत रथसरे ठूस ठूस हस, कमजोर हस, बार बार सर्दी आत रथे, थोड़ थोड़ पिए कर दवाई से ही तो शरीर बने रही, ऐसे भी बोल देते हैं साथियों, है ना। वो भी एक कहना चाहिए बहुत गलत आदत है, ठीक है। अब ये लोग समझते हैं कि ये दवाई की तरह काम करता है, ये गलत धारणा है, गलत सोच है। ये भी क्या है, नशे को बढ़ावा दे रहा है। वो धीरे धीरे आदी हो जाएगा, आप उसको शुरुआत में तो बोल रहे हो। मानसिक तनाव की मुक्ति, कई लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, इसलिए भी क्या है, नशे लेने लगते हैं। असामान्य व्यक्तित्व के लोग भी ऐसा करते हैं। आजकल युवा पीढ़ियों में, ठीक है, युवा पीढ़ियों में ये फैशन बन चुका है, स्टाइल मारने लगते हैं नशा लेके, ठीक है। अब कई लोग एकदम अपनी जिंदगी से नाराज हो चुके होते हैं और वे क्या है, नशे की दुनिया में कदम रखने लगते हैं। तो ये अनेकों कारण है साथियों जो कि नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। अब शराब से होने वाले रोग, देखिए शराब से अनेकों रोग होते हैं। अब इनको याद रखें, यहां से क्वेश्चन आपका आ चुका है टीटी के एग्जाम में। शराब से क्या क्या रोग, एक तो यकृत शोथ, लीवर कैंसर, विभिन्न प्रकार के जो कैंसर है आपका शराब से होता है, याद रखें। अब ये जो कैंसर शब्द है, तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। इसको भी आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपका बन चुका है। अब नशाखोरी के दुष्परिणाम क्या क्या है, तर्क शक्ति कम हो जाए। देखिए आप ज्यादा सोच नहीं पाओगे, जरूरत से ज्यादा आप नशा कर रहे हो, आपका दिमाग काम करना बंद कर रहा है,
आप निश्चेतक अवस्था में जा रहे हो, ज्यादा आप तर्क नहीं कर सकते, आप सही निर्णय लेने में आप अक्षम हो जाओगे क्योंकि आप नशा कर रहे हो, दिन रात डूबे हुए हो, तो आप ये सब चीजें आपसे दूर होते जाएगा। आप अपने शरीर का नियंत्रण नहीं कर पाओगे, आपका शरीर झुकते जाएगा, आप सुखड़े दुबले पतले होते जाओगे। इसके अलावा जब आप नशा में रहोगे तो आप खुद शरीर को संभाल भी नहीं पाओगे, शरीर का संतुलन भी बिगड़ते जाता है साथियों। नशे की वजह से दर्द और संवेदनाओं में कमी भी होती है, चेतना में कमी होने लगती है, नपुंसकता का भी गुण आने लगता है, संक्रामक रोग भी नशे की वजह से हो सकती है। इसका निवारण क्या है नशे का? तो नशा मुक्ति के लिए देश में कई अधिनियम बनाए गए हैं। नशा मुक्ति केंद्र भी आजकल बनाया जा रहा है साथियों, जहां से आपका निवारण किया जा सकता है। अगला आता है धूम्रपान। धूम्रपान एक ऐसी आदत है जिसमें किसी पदार्थ को अर्थात तंबाकू या भांग जैसे पदार्थ को जब जला करके उसके धुएं को सांस के द्वारा अंदर खींचा जाता है तो वही धूम्रपान कहलाता है। धूम्रपान अर्थात धुआं के रूप में उसको पान करना, पीना धूम्रपान है। नाम से स्पष्ट है, धूम्र मतलब धुआं और पान करना मतलब पीना, तो धुएं को पीना ही धूम्रपान है। तंबाकू या भांग को जब जला करके शरीर के अंदर लिया जाता है सांस के रूप में तो वही क्या है? धूम्रपान कहलाता है। अब उक्त दहन किया हुआ, जैसे देखिए जिसमें आपका निकोटीन जैसे पदार्थ होता है जो कि सक्रिय पदार्थ छोड़ती है और उन्हें फेफड़ों के माध्यम से अवशोषित करने के लिए उपलब्ध कराते हैं। निकोटीन, ठीक है, ऐसा ही एक पदार्थ है। आप देखिए इसके धूम्रपान के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो स्टेनोसिस नामक जो बीमारी है आपको होगी, फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, हार्ट अटैक अर्थात दिल का दौरा पड़ सकता है, स्ट्रोक की समस्या आपको आएंगी, नपुंसकता की समस्या आ सकती है, अल्जाइमर हो सकते हैं और नवजात शिशु का वजन भी कम हो सकता है। यदि एक लेडीज जो प्रेग्नेंट है वो धूम्रपान करती है तो नवजात शिशु पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है साथियों। अब देखें, ये चीजें तो आपने पढ़ ली, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक को आप समझे तो ये जो 5 हम बता रहे हैं यहां से क्वेश्चन आपका बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। देखिए हिंद बाघबा, ये सूत्र आपको दिख रहा है, याद करने का ट्रिक, हिंद बाघबा हिंद बाघबा हिंद बाघबा, आप इसको रटें। ही से हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये लाइन से दिखा है, देखिए 1955, उसके आगे 61, 86, 5, 6 क्रम से आगे बढ़ रहा है। अब हिंदू विवाह अधिनियम 1955, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो इस तरीके से इसको आप बिल्कुल याद रखें। याद रखने का एक जो ट्रिक है हिंद बाघबा, और इसी को आप याद रख के इनके शब्दों को आप क्रम से याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। अब इस पर आए, नशा व मादक पदार्थ से संबंधित कुछ उद्दीपक के उदाहरण हैं जो कि आपको एक टेबल में शो हो रहा है। एक है औषधि के पदार्थ प्रकार है, उदाहरण है और प्रभाव है। ओपिएट नारकोटिक्स, इसमें अफीम, मार्फिन, हेरोइन और पेथिडिन इसके उदाहरण है। ओपिएट नारकोटिक्स के अंतर्गत आता है। इसके क्या प्रभाव है? यह दर्द में आराम मिलता है तथा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, इसलिए दर्द नहीं होता। ठीक है, दर्द होगा तो आपका दिमाग बोलेगा कि दर्द हो रहा है, ठीक है, अब मस्तिष्क को ही प्रभावशील करेगा तो दर्द आराम मिल रहा है आपको, ऐसा लगता है। स्टिमुलेंट्स, कैफीन, कोकीन और एम्फीटेमिन्स इसके अंतर्गत आते हैं, तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है। हेलुसिनोजोन्स, इसमें एलएसडी, मैक्सेलाइन, चरस, भांग, हशीश, अमेरिजुएना, ये सभी नशे के पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं साथियों। तो बिल्कुल आप ये तमाम चीजें याद रखें। ये जो 6वां यूनिट है आज के सेशन में यही समाप्त करते हैं साथियों।
पर्यावरण का नोट्स बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतर तरीके से आप सबके लिए बनाया गया है। यदि आप नोट्स खरीदना चाहते हैं, 4 विषय की नोट्स आपको 270 रुपए में मिल रही साथियों। यदि आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो देखिए आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है 8839730092। अब इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हैंड राइटिंग नोट्स जो कि 270 रुपए शुल्क के साथ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप खरीदने में सक्षम नहीं है साथियों तो बिल्कुल हम नोट्स को ही आपको पढ़ा रहे हैं। आप वीडियो देखकर भी नोट्स बना सकते हैं या वीडियो को आप बार बार पढ़कर भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा हुआ साथियों। कल के वीडियो सेशन में हम फिर 7वां यूनिट पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम रहेगा अपने शरीर की देखभाल। आज का जो वीडियो था परिवार से संबंधित था जिसको हमने कंप्लीट कर दिया है। कल के सेशन में नए यूनिट के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए साथियों। जय हिंद।